am Govind Prasad. Welcome to my YouTube channel Vivin. Today I have brought an interesting chapter for the class 9th Vive students. That is a structure of a typical shell. तो आज हम शेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं. सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी रचना क्या है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, इंक्लूजन्स होते हैं और वे क्या फंक्शंस करते हैं, इन सब का आज हम चर्चा करते हैं. तो लेट अस सी. नाउ द सेल्स vary widely in their shape, size and function, but all of them have similar basic structure. जैसा कि as you know, cells are different in size, cells are different in shape, cells are different in function, but basically they have similar basic structure. मतलब सेल आकार में अलग हो सकते हैं, साइज में अलग हो सकते हैं, फंक्शंस में अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक स्ट्रक्चर की बात होती है सभी सेल स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में समान होते हैं, सिमिलर होते हैं. ईच सेल हैज द फॉलोइंग 3 फंक्शनल रीजन. प्रत्येक सेल के 3 फंक्शनल रीजन होते हैं. फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म और थर्ड इज न्यूक्लियस. तो एक सेल्स के 3 फंक्शनल रीजन हो गए. कौन कौन? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस includes 4 parts: nuclear envelope, nucleoplasm, nucleolus and chromatin network. And cytoplasm includes cytoplasmic organelles and deutoplasmic or eragastic bodies. Cytoplasmic organelles, they are the little organs of the cell. They are living structures, or they include 7 organelles: endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi apparatus, mitochondria, lysosome, centrosome, plastids. And deutoplasmic or eragastic bodies are non-living structure of the cells. They include vacuole and reserve food. As I have earlier mentioned that each cell has following 3 regions: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल के 3 रीजन्स होते हैं, फंक्शनल रीजन्स होते हैं. कौन कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो लेट अस सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसकी रचना क्या है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Each cell is externally bonded by a very thin, soft, delicate, elastic, living, transparent, regenerative, microscopic, selective, semi-permeable membrane. This outermost boundary wall of the cell is called plasma membrane. So each cell, either plant cell or animal cell, is externally bonded by very thin, soft, delicate, living, transparent, electromicroscopic membrane. This outermost boundary wall of the cell is known as plasma membrane. तो प्रत्येक सेल, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दिस इज एनिमल सेल, दिस इज द प्लांट सेल. प्रत्येक सेल, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, अपने चारों ओर से एक बहुत ही पतली, वेरी थीन, सॉफ्ट, कोमल, डेलिकेट, सॉफ्ट, मुलायम, डेलिकेट, कोमल, लिविंग, जीवित, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, रिजनरेटिव, मतलब अगर कहीं टूट फूट जाए तो फिर से बन जाए, तो रिजनरेटिव, ऐसी क्षमता वाले, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक, मतलब जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकें, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक, सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको कहेंगे जिस मेम्ब्रेन से होकर कुछ ही सब्सटेंस आ जा सके, सभी सब्सटेंस नहीं, उसको हम लोग सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है इस आउटरमोस्ट बाउंड्री वॉल को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह सेल को क्या करता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अलग करता है. तो सेल का सबसे आउटरमोस्ट बाउंड्री वॉल को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल नेगेली और ग्रेमर ने पहली बार किया था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, इस शब्द का इस्तेमाल जे प्लो नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं दोनों प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल्स दोनों सेल आ जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। For the animal cell, plasma membrane acts as an outermost boundary wall of the cell, but in the plant cell, plasma membrane lies just beneath and adjacent to the cell wall. तो एनिमल सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सबसे आउटरमोस्ट बाउंड्री वॉल का काम करता है, आउटरमोस्ट लेयर का काम करता है, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्थान सेल वॉल के ठीक नीचे और सटे हुए होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। टू स्ट्रक्चर मॉडल्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो मॉडल वैज्ञानिकों के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को बतलाते हैं, उसकी संरचना को बनाते हैं, उसके बनावट को बताते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चरल मॉडल हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है और दूसरा है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। दिस इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। यह सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1959। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संबंध में जो दो स्ट्रक्चर मॉडल दिया है उसमें से एक स्ट्रक्चर मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में देख रहे हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने 1959 में प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ट्राइलेमिनर इन स्ट्रक्चर consisting of two layers of protein molecules and one layers of biomolecular phospholipids like a sandwich। तो रॉबर्टसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सैंडविच की तरह दिखाई पड़ने वाली एक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है। ट्राइलेमिनर 3 लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें 2 लेयर प्रोटीन का होता है और 1 लेयर बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड का होता है। तो यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 लेयर दिखाया जा रहा है। दिस इज द प्रोटीन लेयर, दिस इज द प्रोटीन लेयर, दिस इज बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड के 2 मोलिक्यूल का एक लेयर है। फॉस्फोलिपिड के 2 मोलिक्यूल का एक लेयर है। तो देखने में यह सैंडविच की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह सैंडविच की तरह दिखाई पड़ने वाला एक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो प्रोटीन का होता है और इनर मोस्ट कवरिंग जो होता है वह भी प्रोटीन का बना होता है। दोनों प्रोटीन का जो थिकनेस है वो 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और इन दोनों प्रोटीन के बीच में बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड का एक थिक लेयर होता है जो लगभग 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। तो कुल मिलाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस जो होता है वो 75 एंगस्ट्रॉम होता है। तो द आउटर एंड द इनर मोस्ट लेयर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। आउटर और इनर लेयर जो होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना होता है। बोथ प्रोटीन लेयर्स आर 20 एंगस्ट्रॉम थिक। दोनों प्रोटीन लेयर जो होते हैं 20 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं। बिटवीन दिस प्रोटीन लेयर देयर इज अ लेयर ऑफ बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड और इन दोनों प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में फॉस्फोलिपिड बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड का एक लेयर होता है जो लगभग 35 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। तो इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटल 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लेयर नहीं है बल्कि इसमें जगह जगह पर एक नियमित अंतराल पर रेगुलर इंटरवल पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सेकेंड इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। एज यू नो देयर आर 2 मॉडल प्रिस्क्राइब्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो सेकेंड इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। This is the most recent model of biomembrane which was proposed by Singer and Nicholson in 1972। तो 1972 में सिंगर और निकोलसन नामक 2 वैज्ञानिक ने
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल दिया था जिसको हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल और ये मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा सर्वव्यापी है, इसको लोग सबसे ज्यादा माने हैं इस मॉडल को। अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर इन विच लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन ए मोजाइक मैनर। तो इस मॉडल के अनुसार कोई भी बायो मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो और भी कोई बायो मेम्ब्रेन हो, वो एक क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, अर्ध तरल स्ट्रक्चर है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन जो होता है वो एक इस तरह से अरेंज रहता है जैसे कि फर्श पर बिछा हुआ मोजाइक। फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब सेल मेम्ब्रेन एज प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी लिपिड। तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, यह कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो या कोई भी बायो मेम्ब्रेन हो, उसको वो डिस्क्राइब करता है इस प्रकार जैसे कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज ए लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड, with globular protein molecules and strawl which are arranged in different manner in different regions in प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या करता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कहता है कि ये जो देख रहे हैं ये बायोमोलिकुलर फास्फोलिपिड है। तो ये बायोमोलिकुलर फास्फोलिपिड है जो देखने में क्या है, एक सी की तरह, समुद्र की तरह होता है। और इस पर ये जो प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन जो है इस समुद्र रूपी फास्फोलिपिड में क्या होता है, बर्फ के टुकड़ों की तरह तैरते हुए रहते हैं। तो ये बायोमोलिकुलर फास्फोलिपिड है, 2 मोलिकुल है फास्फोलिपिड का, और ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है और ये एक्सटर्नल प्रोटीन है। और उस प्रोटीन के साथ कुछ शुगर अटैच रहते हैं और फैट के साथ, लिपिड के साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल भी अटैच रहते हैं। तो यह एक क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ग्लोबुलर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, और सेकेंड पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो फर्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है और सेकेंड पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस 2 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। तो फर्स्ट प्रोटीन दैट गो थ्रू द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बायोमोलिकुलर फास्फोलिपिड में पूरी तरह से धंसे हुए रहते हैं, अंदर रहते हैं, उसको हम इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन विच आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन बायोमोलिकुलर फास्फोलिपिड के दोनों आउटर सरफेस पर अटैच रहते हैं उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रोटीन बायोमोलिकुलर फास्फोलिपिड के अंदर है उस बायोमोलिकुलर फास्फोलिपिड के समुद्र में डूबे हुए हैं उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। जो उनके किनारे पर मौजूद है उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। Some lipids and extrinsic proteins present on the outer side possess a small carbohydrates molecule oligosaccharide to form glycolipid and glycoprotein respectively। क्या तो सम लिपिड माने कुछ लिपिड और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि आउटर सरफेस पर अपनी मेम्ब्रेन के बायो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है मोलिकुल, कार्बोहाइड्रेट मोलिकुल खासकर ओलिगोसैकेराइड्स जुड़ जाते हैं और जुड़कर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या है, देखिए एक सैकेराइड, एक ग्लूकोज C6H12O6 को हम एक सैकेराइड्स कहते हैं। C6H12O6 यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को हम सैकेराइड्स कहते हैं। तो जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है तो मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार 3 या 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है तो मिलकर वो ओलिगोसैकेराइड्स का निर्माण करता है।
तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जब बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड के बाहर जो एक्सटिंक्शन प्रोटीन मौजूद रहता है उससे जुड़े रहते हैं या लिपिड से जुड़े होते हैं, तो वो जुड़कर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा, खासकर ओलिगोसैकेराइड, उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। और जो लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है, लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल है, ये एनिमल सेल के मेम्ब्रेन्स में ज्यादा दिखाई देता है। लेट अस सी केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोमेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो किसी भी बायोमेम्ब्रेन, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो और भी कोई मेम्ब्रेन हो, उसका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना क्या है अब हम देखते हैं। केमिकली ये बायोमेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। एक बायोमेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाटर का बना होता है। बायोमेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, जिसमें लिपिड जो होते हैं 20 से 79% होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं 20 से 70% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% होते हैं और वाटर जो होते हैं 20% होते हैं। प्रोटीन कैन बी फाइब्रस, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, कैरियर एंड एंजाइमेटिक। ये जो प्रोटीन होते हैं वो ग्लोबुलर भी हो सकते हैं, फाइब्रस भी होते हैं, एंजाइमेटिक भी हो सकते हैं और स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। सम प्रोटीन्स आर कैरियर में भी, कुछ कैरियर भी हो सकते हैं। द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक। वो जो बायोमेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक इट मीन्स दे पोसेस बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स। मतलब भाई ये जो लिपिड्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं, इनमें पोलर एंड और नॉन पोलर एंड भी होते हैं। पोलर एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर को अपनी ओर आकर्षित करता है। और नॉन पोलर एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, वो वाटर से दूर भागता है। आइए हम दोनों एंड के सजावट को देखते हैं। द हाइड्रोफिलिक रीजन इन द फॉर्म ऑफ हेड, व्हाइल द हाइड्रोफोबिक पार्ट contains two tail of the fatty acid। ये जो लिपिड का जो टेल है, ये टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफोबिक एंड मतलब वाटर रिपेलिंग एंड। और जो लिपिड का जो हेड होता है वो टुवार्ड द प्रोटीन मॉलिक्यूल, माने वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जोड़ होता है, वो जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब वो जो होता है वाटर जो होता है लविंग एंड होता है। तो हाइड्रोफोबिक टेल यूजुअली अकर टुवार्ड द सेंटर। हाइड्रोफोबिक एंड होता है, जो टेल एंड होता है लिपिड का वो सेंटर में होता है ऑफ द मेम्ब्रेन। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। इस कारण लिपिड जो है बाइलेयर के रूप में दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन लिपिड ऑफ द बाइलेयर इज फॉस्फोलिपिड। अधिकांश मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं। एस्ट्रॉल जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और भी लिपिड के सरफेस से अटैच रहते हैं। ये क्या करते हैं, उस बाइलेयर लिपिड को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। और दोनों लिपिड लेयर के माने दोनों जो बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड है उसके बाहर में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं अरेंज होते हैं। लेट अस सी द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ ए सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को एक शेप देता है और उसको मेंटेन भी करता है। इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के कंटेंट्स को उसके बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट अलग करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। तो ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं या साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है।
यह साइटोप्लाज्म को बाहर आने से, बाहर फ्लो होने से रोकता है। इट अलाउज ओनली यूजफुल सब्सटेंस टू इंटर इनटू द सेल। यह सेल के अंदर केवल यूजफुल सब्सटेंस को ही प्रवेश करने की अनुमति देता है। इट डज नॉट हार्मफुल सब्सटेंस इंटर इनटू द सेल। ये सेल के भीतर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को आने से रोकता है। कुल मिलाकर इट रेगुलेट्स द इंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयंस। तो किसी भी पदार्थ के अणु और आयनों का क्या करता है, नियंत्रित करता है उसके आवागमन को। इसलिए इसको सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक टू द सेल। यह सेल को एक विशिष्ट पहचान देता है। लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंसर्न्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कुछ ही सब्सटेंस जो है अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है, और सेम टाइम में कोई दूसरे सब्सटेंस जो है इसके अंदर ना आ सकती है, नहीं बाहर जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो चूंकि यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको हम सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नंबर 2, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए यूनिट मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, when a biomembrane consists of 2 molecules of protein and 1 molecule of biomolecular phospholipid, then it is called unit membrane. Since plasma membrane consists of 2 layers of protein molecules and 1 layer of phospholipid, therefore it is called a unit membrane. तो रॉबर्टसन के अनुसार जो बायोमेम्ब्रेन दो लेयर प्रोटीन मोलिकुल्स का और एक लेयर बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड का बना होता है, तो उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है और ये 2 लेयर प्रोटीन मोलिकुल्स का बना होता है और एक लेयर जो है बायोमोलिकुलर फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जो दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तब क्या होगा? इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, द सेल विल लॉस इट्स कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड मूवमेंट of substances in and out of the cell. Hence, it will not able to perform basic function or even die. तो जब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है, तब क्या होगा? तब सेल का जो एक केमिकल कंपोजिशन है, जो कांस्टेंट होता है, वो क्या हो जाएगा? अनियंत्रित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस पर, उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। सब्सटेंस आसानी से अंदर आने लगेंगे, सब्सटेंस आसानी से बाहर जाने लगेंगे, तो कोई जो है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, आवागमन है सब्सटेंसों का, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। नतीजा सेल को अपना जो बेसिक फंक्शन होता है उसको पूरा करने में वह असमर्थ हो जाएगा और सेल ऐसी स्थिति में सेल डाई कर जाता है। सेल वॉल, it is a non-living, rigid, semi-elastic, semi-transparent, supportive and protective covering present outside the plasma membrane in plant cells, fungi, some protists and prokaryotes. तो प्लांट सेल्स में, कुछ फंगल सेल में, कुछ प्रोटिस्टन्स में और प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर सटे हुए एक नॉन लिविंग, रिगिड मतलब काफी हार्ड, कड़ा, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव कवरिंग पाया जाता है।
तो ये जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे ही हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल एक हार्ड, एक रिगिड, नॉन लिविंग, सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी इलास्टिक प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव लेयर होता है, जो प्लांट सेल में या फंगल सेल में या प्रोटिस्टा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर पाया जाता है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ए कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट। ये जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में सेलुलोज के बना होता है। अलग अलग सेल्स में अलग, जैसे फंगल सेल में जो सेल वॉल होता है फंगल सेलुलोज का बना होता है, काइटिन जिसको कहते हैं। उसी तरह से बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का बना हुआ था। लेकिन प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल possess many small pores through which adjacent cells remain connected. These pores having cytoplasmic bridges between adjacent cells are called plasmodesmata. तो जब दो सेल जब आपस में मिलते हैं, दो सेल आपस में जब सटते हैं, तो एडजेसेंट सेल का जो सेल वॉल जो होता है, तो सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स से साइटोप्लाज्म निकलकर है ना दूसरे सेल वॉल के साथ मिलकर एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है। उसी को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इसी प्लाज्मोडेस्माटा से सेल जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एडजेसेंट जो माने सेल वॉल में क्या करता है, छोटा छोटा पोर होता है जिसकी वजह से दो एडजेसेंट सेल है आपस में जुड़ते हैं। इस पोर से कुछ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है जो दोनों एडजेसेंट सेल को जोड़ता है। इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल। ये सेल वॉल जो होता है फ्रीली परमेबल होता है, मतलब इनसे होकर सभी प्रकार के पदार्थ अंदर आ सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं। मतलब सेल के भीतर आ सकते हैं, सेल के भीतर से बाहर जा सकते हैं। लेट अस सी फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। आइए हम लोग देखते हैं सेल वॉल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सेल वॉल क्या काम करता है। सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप टू द प्लांट सेल। सेल वॉल क्या करता है, प्लांट सेल को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। यह प्लांट्स को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। यह जो है प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यांत्रिक प्रबलता प्रदान करता है। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजुरी। सेल वॉल क्या करता है, प्लांट सेल को किसी भी पैथोजेन के इन्वेंशन से, उसके संक्रमण से बचाता है। पैथोजेन से संक्रमित होने से, इन्फेक्टेड होने से सेल को बचाता है, प्लांट्स को भी बचाता है। एंड मैकेनिकल इंजुरी, और मैकेनिकल इंजुरी से भी उसको सुरक्षा देता है। इट प्रोवाइड्स रिगिडिटी एज वेल एज इलास्टिसिटी टू द प्लांट सेल। जब प्लांट सेल को रिगिडिटी यानी कड़ापन तो प्रदान करता है, यह साथ साथ इलास्टिसिटी लचीलापन भी प्रदान करता है। प्लांट्स आर एबल टू बियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की उपस्थिति के कारण प्लांट जो है क्या करता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस को बियर सहता है। यानी सेल वॉल की वजह से पौधे की पत्तियां वगैरह जो है उनमें सेल वॉल है, उनकी वजह से वह मुरझाती नहीं है, इवेपोरेशन नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में अब डिफरेंस देख लें। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होते हैं, सेल वॉल डेड होता है। लिविंग और डेड इसका मतलब क्या होता है, सेल विथ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लिविंग, सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड डेड। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। सेलेक्टिव परमेबल, इनसे होकर कुछ ही पदार्थ अंदर आ जा सकते हैं, लेकिन ये परमेबल है, इससे होकर सभी प्रकार के पदार्थ आ जा सकते हैं, सभी प्रकार के सब्सटेंस आ जा सकते हैं। मेड अप लाइपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का केवल बने होते हैं। सेल
मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है, जबकि सेल वॉल हार्ड एंड रिगिड, सेल वॉल जो हार्ड और रिगिड कड़ा होता है, ठोस होता है।